मित्रों, जैसा हमको जानकारी है कि 2020 12 मई को अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत इस प्रकार का एक आह्वान किया था। कई चरणों में इस बात को नीचे तक लेकर गए। सबसे पहले जो अपना ब्यूरोक्रेसी, अधिकारीगण, उसके बाद पॉलिटिकल नेता, इसके बाद मीडिया के सामने भी ये विषय कई बार आए और बाद में इस प्रकार के आत्मनिर्भर भारत के रूप में नीचे तक विषय जाने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया, रथ यात्राएं चलाई और लाखों गांव में और शहरों में वो यात्राएं गई। रथ यात्रा के माध्यम से कैंप्स लगाए गए और लोगों को आत्मनिर्भर भारत क्या है उसके बारे में बताया गया। कोविड-19 जब शुरू हुआ, वास्तव में इसकी शुरुआत उस समय हो गई थी। हमको पता है कि बहुत भयंकर बीमारी थी और उसके इलाज के लिए जो वैक्सीन चाहिए थी वो वैक्सीन अपने देश में नहीं थी। अमेरिका ने भी एक उस समय एक वहाँ के कुछ लोगों ने, अमेरिका नहीं कहना चाहिए, कुछ लोगों ने एक शंका जाहिर की कि कोविड का अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी पर पड़ेगा तो भारतवर्ष पर पड़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष की आबादी बहुत है। कोविड का प्रभाव सब पर पड़ रहा है। भारत के पास इतने साधन भी नहीं हैं कि अपने लोगों को ये बचा पाए। लेकिन मोदी जी ने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया। अपने देश के साइंटिस्ट्स उनको आह्वान किया कि आप इसके लिए रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाएं और एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाई गई और उससे न केवल अपने देश के 140 करोड़ लोगों को बचाया बल्कि 100 अन्य देशों को भी ये वैक्सीन का टीका इंजेक्शन भेजा गया, जिसमें से एक इतना बड़ा संकट जो मंडरा रहा था उससे हम बच पाए। बाद में धीरे धीरे इस स्वदेशी आंदोलन की और रूपरेखा बनी, आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा बनी। उसी के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन, वास्तव में स्वदेशी आंदोलन को पहली बार चल रहा है ऐसा नहीं है। इससे पहले महात्मा गांधी जी ने भी देश के अंदर एक भावना जागृत करने के लिए कि देश की जनता कैसे अपने देश के साथ जुड़े, स्वदेशी का भाव कैसे जागृत हो, तो स्वदेशी आंदोलन उस समय भी आज़ादी से पहले चलाया था। और हमको पता है कि चाहे वो चरखा हो, चाहे वो अपने हाथ से सफाई करने की बात हो, चाहे स्वदेशी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने की बात हो, इन सब चीज़ों के माध्यम से देश की जनता को एकत्र किया। और उस समय में जब कोई मीडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, देश की सारी जनता को एक साथ एक सूत्र में पिरो करके और देश की आज़ादी के लिए जो महात्मा गांधी जी ने काम किया, बहुत बड़ा सफल आंदोलन ये हुआ। और मैं समझता हूँ उसका अगर कोई एक बिंदु सूत्रधार के रूप में कहा जा सकता है तो स्वदेशी कहा जा सकता है। वैसे इससे पहले भी सन 1905 में बंगाल विभाजन जब हो रहा था तो बंगाल विभाजन को रोकने के लिए वहाँ भी स्वदेशी आंदोलन का सहारा लिया गया था और उसके कारण से बंगाल विभाजन रुका था। अपने आप में देश की जनता में स्वदेश का प्यार, देशभक्ति की भावना ये पैदा करने के लिए समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। आज भी अपने देश को यदि आत्मनिर्भर हमको बनाना है तो हमको स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़ना होगा। तो इस स्वदेशी के नाते से पुरानी जो स्वदेशी की जो उस समय की बातें थी, उसमें मुख्य रूप से होता था कि हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, उनकी होली जलाएं, अपने सामान पर हम कितना ज़्यादा रिलाय अपॉन कर सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चरखा और खादी ये 2 विषय तो बने, या जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको पंचायती राज के माध्यम से उनको पुनर्जीवित किया जाए, लेकिन उतना मात्र आज पर्याप्त नहीं है। आज तो चूँकि दुनिया की आर्थिकी, आज का जो कंजम्पशन है, जो उपयोग है, उपभोग है, उसके ऊपर टिकी हुई है। तो आज आधुनिकता के आधार पर हमको आधुनिक चीज़ें भी उसका भी निर्माण करना पड़ेगा। तो इसीलिए आत्मनिर्भर होने के लिए और बहुत से ऐसे जो काम हैं वो किए गए हैं। और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, व्यवस्था, डेमोग्राफी और मांग, इन सब चीज़ों को देख करके और ये जो नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके आधार पर भी कुछ बातें अपने सामने ज़रूर अपने को रखनी पड़ेंगी। स्वदेशी उत्पादन इसको हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर मैं देखूं तो 2014-15 में जो हमारा जो रक्षा का उत्पादन है, डिफेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो मात्र 46,000 समथिंग करोड़ रुपए का ये था,
जो कि 23-24 में यही उत्पादन 1,27,000 करोड़ रुपए का हमने ये लक्ष्य हासिल किया है, जो 174% जो है उससे अधिक है। अर्थात रक्षा का जो उत्पादन है उसमें हमारी अपनी आत्मनिर्भरता भी रक्षा के सामान में हो और हम रक्षा के सामान को निर्यात भी कर सकें, ताकि हमारे देश की आर्थिक ताकत ये भी उससे बढ़े। तो एक बहुत बड़ा काम ये पिछले 10-11 सालों के अंदर हुआ है। रक्षा का निर्यात जैसे मैंने बताया 13-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए का और जो है निर्यात है, ये रक्षा का निर्यात हमने किया, जो कि अब 24-25 में ये आंकड़ा बढ़कर 23,622 करोड़ रुपया हो गया। 100 से अधिक देशों में भारतीय रक्षा उपकरण ये निर्यात किए जाते हैं, जिसमें अपने स्तर पर हम जो बनाते हैं उसके अंदर लड़ाकू जेट हैं, मिसाइल प्रणालियां हैं, युद्धपोत हैं, हेलीकॉप्टर है, निगरानी प्रणालियां, ये हम सब अपने स्तर पर बनाते हैं, जिसका नतीजा ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हम अपने इन उपकरणों को उपयोग करके दुनिया के दबाव के आगे नहीं झुके हैं। एकमात्र कारण था कि हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा है। इसी प्रकार जो हमारा सिविल एविएशन है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, उड़ान जैसी स्कीमें बनी हैं और हमारा जो बेड़ा है हवाई जहाज़ों का ये कई गुना अब ये बढ़ गया है। देश के जितने एयरपोर्ट 2013-14 में थे उससे डबल एयरपोर्ट हो गए हैं और उस नाते से भी हम जो है इस सारे विषय को लेकर के आगे बढ़े हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर चंद्रयान है, मंगलयान है, नाविक यानी जो गूगल मैप की तरह एक नया सॉफ्टवेयर बना है नाविक का, उसी प्रकार से जैसे गूगल मैप है उससे भी बढ़िया और ये काम जो नाविक करता है, ये भी हमने दुनिया की टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को साबित किया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारा जो कई देश दुनिया के ऐसे हैं जो सैटेलाइट भारत के अंदर जो हमारे स्थान हैं वहाँ से अपने सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में भेजते हैं, ये भी हमारी एक उपलब्धि है। कृषि हो चाहे किसान आय हो, इनको भी हम लगातार सहायता बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा हर व्यक्ति चाहे सामान्य रोजगार करता है, व्यापारी है, किसान है, वो कैसे आर्थिक रूप से ताकतवर बने ताकि अपनी उपज को बढ़ा सके, व्यापार को बढ़ा सके। जैसे कंज्यूमर भी कैसे ताकतवर बने, इसके लिए पिछले बजट में हमने देखा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की लिमिट ये हमने की ताकि लोगों के पास पैसा होगा तो खरीद करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे तो उद्योग लगेंगे, रोजगार बनेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से आर्थिकी में इस चक्र में वो सारा सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो हम अपने देश की आर्थिकी को बढ़ा करके मजबूत कर रहे हैं। 13-14 में हमारा देश 11वें स्थान पर था दुनिया में अपने जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी। आज हम चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं और बहुत जल्द 1-2 साल के अंदर मैं कह सकता हूं 2027 तक हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। जर्मनी अभी हमसे आगे है, उसको हम पछाड़ देंगे और हमारे से आगे फिर चाइना और यूएसए 2 देश बचेंगे। लेकिन हम उनके साथ कम्पीट करने के लिए अपने देश में ये सब अभियान चलाएंगे कि देश के लोगों को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। अभी जैसे जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं, इसके कारण से भी लोगों को काफ़ी बचत होगी, चीज़ें सस्ती होंगी और बचत होने के बाद उस पैसे का वो अपनी आवश्यक चीज़ों के ऊपर खर्च करेंगे और फिर से खरीदारी बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा। तो ये एक नया एक अपने आप में एक सहूलत जो दी गई है। तो ऐसे बहुत विषयों पर बहुत संजीदगी से और हम लोग जो है जनता को कितना पैसा दिया जा सकता है, कितना उनकी रोटेशन में चीज़ों को लाया जा सकता है, डेवल्यूशन ऑफ फंड्स ये कितने ज़्यादा कर सकते हैं, ये मोदी जी के नेतृत्व में और हम देश में कर रहे हैं। एमएसपी लगातार बढ़ रही है। जो परसेंटेज आज महंगाई दर है उससे भी ज़्यादा दर पर एमएसपी बढ़ाई जा रही है, ताकि हमने जो टारगेट रखा हुआ है कि किसान को 50% का लाभांश अपनी खेती के उपज में वो मिलना चाहिए और अधिकांश फसलों पर वो 50% का टारगेट हमारा पूरा हो गया है। अगर कुछ कम भी है तो आने वाले समय में एमएसपी की जो रेट है महंगाई रेट से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अपने आप लाभांश जो है किसान का वो बढ़ेगा। इसके लिए एमएसएमई को बढ़ाना भी हमारी जो बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू है, ताकि जितना छोटा उद्योग बढ़ेगा उतना रोज़गार बढ़ेगा
और उस रोज़गार के नाते से लोगों को काम करने के लिए अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। ऐसी विदेशों की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पोर्ट करते हैं, वो इम्पोर्ट हमारा बंद हो जाएगा। खास करके अब देखते हैं चाइना में ऐसा ऐसा सामान आम लोग घरों में बनाते थे, उनका सस्ता सामान होता था, यहाँ बिकता था। अब बहुत बड़ी मात्रा में चाइनीज सामान लोगों ने मंगाना बंद कर दिया। पटाखे बंद कर दिए, लड़ियाँ बंद कर दी, खिलौने बंद कर दिए। दिवाली के सामान पर तो हम देखते हैं कि चाइना की चीज़ें मार्केट में भरी होती थी। आज आह्वान जब किया है तो ये चीज़ें चाइना, ये जो विदेशी चीज़ें हैं बिकनी बंद हो गई हैं। तो हम उसका बहिष्कार करने के बजाय हमें अपने स्वभाव में अपने खरीद जो है वो स्वदेशी की हो, ये विचार लाना पड़ेगा, ताकि हम अपनी ही चीज़ खरीदेंगे तो उसका लाभ देश को होगा। इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जहाँ तक MSME हैं, उसके अंदर जो उसका निवेश है और उसका जो टोटल कारोबार, इसकी कितनी ट्रांजैक्शन होती है, उसके भी आंकड़े बदले हैं। निवेश में तो हमने जितना पहले होता था उससे 2.5 गुना जो कर दिया है, और कारोबार जो है उसका सीमा जो है वो भी 2 गुना कर दी गई है। तो जैसे पहले छोटे जो सूक्ष्म यानी उद्योग होते थे, उसमें निवेश जो था 1 करोड़ था, नहीं 2.5 करोड़ था, सॉरी 1 करोड़ था, उसको 2.5 करोड़ कर दिया है। और जो उसकी लिमिट थी ट्रांजैक्शन की वो 5 करोड़ थी, उसको 10 करोड़ कर दिया है। लघु उद्योग को 10 करोड़ से 25 करोड़ कर दिया, और जो उसकी सीमा थी कारोबार की उसको 50 करोड़ से 100 करोड़ कर दिया। जो मध्यम वर्ग था उसको भी 50 करोड़ जो निवेश था उसको 125 करोड़ कर दिया, और जो 250 करोड़ रुपया जो उसका कारोबार की सीमा थी उसको 500 करोड़ कर दिया। अर्थात 2 गुना 2.5 गुना पैसे लगाने वाले उद्योग भी अब MSME में आ गए, ताकि हर उद्योग को लाभ मिले, उसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते से ज़्यादा इंडस्ट्री उसमें आए। तो इस प्रकार से हमने मेक इन इंडिया ये आह्वान हमने किया। तो मेक इन इंडिया के आह्वान में हम जानते हैं कि पहले हमेशा विदेशी चीज़ों का एक लोगों के मन में एक जागता था, एक मोह जागता था कि हम मेड इन जापान, मेड इन चाइना ये लें। भले हम भारत को प्यार करते थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा मानते थे। हमें को राजपूर जी का गाना आता ना, मेरा जूता है जापानी, दिल है हिंदुस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, पतलून हमारी हिंदुस्तानी, सिर पर लाल टोपी फिर भी हिंदुस्तानी। तो वो अपने आप में एक सिटायर था, एक अपने आप में कटाक्ष था। लेकिन उसमें से ही धीरे धीरे लोगों के मन में जागृति आई कि जब हिंदुस्तानी है तो भारतीय चीज़ों के बजाय हम अपनी चीज़ें क्यों ना खरीदें, क्यों ना पहनें। इसलिए उस ओर आगे बढ़ने के लिए हमने जो है मेक इन इंडिया इसका जब से प्रयोग किया, और बहुत से क्षेत्रों में 100% FDI इसको भी खोल दिया, ताकि हमारे यहाँ व्यापार करने में या उद्योग करने में पैसे की अगर कमी है तो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के अंदर अगर पैसा बाहर से भी आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो उसको खोल दिया है ताकि हम उसमें और अधिक आगे बढ़ सकें। FDI इक्विटी का जो पिछले 8 वर्षों में 2006 से 14 जो कुछ पैसा यहाँ FDI के रूप में आता था, उसका अब इस समय जो आ रहा है वो 57% उसमें बढ़ा है। कुल मिलाकर के उसका भी हमने उपयोग किया है। PLI प्रोडक्शन बेस्ड लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, इसको भी हमने बढ़ाया है, और इस नाते से उसकी तकनीक अपनाने में और निर्यात को बढ़ावा देने में 14 क्षेत्रों में हमने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं, बांटे हैं, ताकि इसमें से और उत्पादन बढ़ सके। इसके अंदर 11 लाख करोड़ रुपए का जो उत्पादन है वो और बढ़ा है, 8.5 लाख नौकरियां प्राप्त हुई हैं। यानी कुल मिलाकर के हम अपने देश के लोगों को कैसे आगे लाभ दे सकते हैं। रेलवे, ये वंदे भारत अब जम्मू कश्मीर से चल करके और पूरे देश के नेटवर्क के अंदर वंदे भारत नई जो फास्ट स्पीड ट्रेन वो बढ़ी हैं, वरना फास्ट स्पीड ट्रेन को विदेशों में तो लोग देखते थे, भारत में कल्पना कोई नहीं करता था। इसी प्रकार मेट्रो, आज हम शहरों के अंदर मेट्रोज़, अब तो गुड़गांव में भी मेट्रो उसका काम शुरू हो गया है। पहले से छोटा एक हिस्सा मेट्रो का था, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा गुड़गांव में भी आ रहा है। अब संयोग से आज हम लगभग 1070 किलोमीटर के आसपास मेट्रो हमारी हो चुकी है। हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सबसे पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे पर USA और तीसरे पर हम हैं। और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, क्योंकि इस विभाग का मेट्रो का मंत्री मैं खुद हूं, आने वाले 2 वर्ष के अंदर हम दूसरा स्थान प्राप्त करेंगे, US को भी पीछे छोड़ देंगे।
यूएसए मात्र हमारे से 250 किलोमीटर आगे है और हमारे 900 किलोमीटर के काम जो है वो पाइपलाइन में है। जैसे ही वो पूरे होंगे हम यूएसए से आगे बढ़ जाएंगे। हम जिस प्रकार से विषय आया कि ये हमारा कोई केवल आह्वान ऐसा नहीं है, बल्कि स्वाभिमान के नाते हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देश के ऊपर बहुत से संकट भी ऐसे देखे जा सकते हैं। दुनिया के कुछ देश हमको दबाव में लाना चाहते हैं। जैसे देखते हैं टैरिफ की बातें हो रही हैं। टैरिफ का मतलब है कि हम भारत के उत्पाद को कैसे निरुत्साही करें। उनकी इतनी ताकत नहीं है कि हमको निरुत्साही करेंगे। हमारे देश की मार्केट दुनिया के सब देशों से बड़ी मार्केट है और इस मार्केट का जो अपना उपयोग है वो भी कम नहीं है। और हम एक आध दो देश ऐसे करते होंगे, बाद में पछताएंगे भले ही, लेकिन आज बहुत देश हैं हमारे साथ व्यापार में खड़े हैं। अगर कोई बड़े देश हमसे नहीं भी लेंगे तो बहुत ऐसे देश हैं, उतना उत्पादन तो हमारे दूसरे देश हैं, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता एक दूसरे के ऊपर लगातार बनी रहेगी। कोई भी देश दुनिया का ऐसा नहीं कि अपने आप में अकेला चलना चाहे तो चल सकता है। हाँ, अपने देश को ज़्यादा मजबूत करना ये हर एक देश करता है, ये हर एक देश करता है। हमको भी अपने देश को मजबूत करना है, लेकिन आत्मनिर्भरता में हम अगर एक दूसरे से संबंध बना के रखेंगे तो अच्छा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि एक सामान्य जो शिष्टाचार होता है, जो दो पड़ोसी भी होते हैं वो भी संबंध एक दूसरे से बना के रखते हैं, गिव एंड टेक चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा जो मेक इन इंडिया का जो विषय है, उसी के अंदर मेक फॉर वर्ल्ड अब हमने ये भी करना शुरू कर दिया है, यानी वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल। क्योंकि दुनिया को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर उनको लगेगा कि भारत की चीज़ ड्यूरेबल है, अफोर्डेबल है, तो वो ज़रूर लेंगे, और लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो व्यापार है वो बढ़ेगा और हम दुनिया के अंदर जो अपनी आर्थिक स्थिति है उसको और मजबूत करेंगे। अभी इसमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ कि आज़ादी के बाद हमको जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो पिछले 65-70 साल में किसी ने उसका ध्यान नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार की भावना को लेकर स्वदेश, देश मेरा पहले, देश पहले मैं बाद में, ये भावना कभी किसी में नहीं थी। हर कोई विदेशों में जा करके भारत की बुराई करना और विदेशों के गुण गाना, ये जो लगे रहते थे कुछ नेता, आज वो सब विषय बंद है। मोदी जी हमेशा आह्वान करते हैं कि पहले देश बाद में मैं। तो यही भावना लोगों में आए तो निश्चित रूप से हम चीज़ को आगे कर लेंगे। हमने बिजली के उत्पादन में भी, क्योंकि बिजली किसी भी देश के लिए एक जिसको कहना चाहिए कि जीवन रेखा होती है, उसके बिना देश आगे बढ़ नहीं सकता। हमारा देश 2013-14 के अंदर 5.5% डेफिसिट था। हमको जितनी बिजली चाहिए थी उसमें उतनी बिजली थी नहीं, और ज़बरदस्ती एक जो कट लगाने पड़ते थे जगह जगह पर, उसको हमने धीरे धीरे ठीक किया। पिछले वर्ष तक हम 0.1% डेफिसिट थे। अब हम इस वर्ष जिसको कहना चाहिए आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमें जितनी बिजली की आवश्यकता है उतने उत्पादन कर रहे हैं। आने वाले वर्ष में हम बिजली सरप्लस हो जाएंगे, और हमने कुछ देशों से बातचीत करनी शुरू कर दी, आसपास के देशों से, कि जो हम बिजली वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और अब तो अंडर सी केबल यूएई कंट्रीज़ में, दुबई तक भी हम बना रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा केवल उस एक अंडर सी केबल का, ताकि सोलर एनर्जी जहाँ, जब हमारे यहाँ सोलर ज़्यादा है तो उनको दे सकें, और शाम के समय देर समय में 3 घंटे 3.5 घंटे उनके पास सोलर रहेगी, उसको वहाँ से ले भी सकते हैं। तो सोलर का जो चक्र अभी 7-8 घंटे हमको मिलती है, ये 11-12 घंटे हो जाएगी। और वन सन वन ग्रिड, वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड, वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड, ये धीरे धीरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी हमारे लिए हम अपने त्यौहार, इन त्योहारों को, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और ये सब चीज़ें भी देश और दुनिया में आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि भारतीय दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है। तो हमारी संस्कृति और हमारे जो परंपराएं हैं वो वहाँ भी आगे बढ़ें। हम खरीदने वाले भी हम बने, बेचने वाले भी हम हैं। तो अगर खरीदने वाले हम हैं, बेचने वाले हम हैं, तो सामान भी हमारा चाहिए, और सामान हमारा होगा तो हम निश्चित रूप से इस आत्मनिर्भरता के इस विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। दुनिया के अंदर अपने योग है, आयुर्वेद है, हस्तशिल्प है, इस प्रकार अपनी वैश्विक पहचान बनाई है।
योग भी अपने देश के अंदर बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ये श्रेय जाता है कि 2015 या 16 में 15 में नहीं 2014 में यूएनओ में अपने भाषण में उन्होंने योग की बात कही थी। और 2015 से 21 जून का जो दिन है वो विश्व योग दिवस इस नाते से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस नाते से उसको मनाया जाता है। योग एक बहुत बड़ी हमारी पहचान है जिसको लोगों ने अपनाया है। जहाँ तक डिजिटल का विषय है, हमने डिजिटल चीज़ें भी भले विदेशों में ये टेक्नोलॉजी पहले आई लेकिन उसको अपना करके आज भारत देश डिजिटल इंडिया के रूप में आत्मनिर्भर हो गया है। क्योंकि आज जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रही है तो डिजिटलाइजेशन के बिना भी हमारा काम चलता नहीं है। उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान हैं वो भी जो अभी तक इंपोर्ट होते थे, अब बहुत तरह के कंपनियां यहीं आकर के बनाने लग गई हैं मेक इन इंडिया के रूप में। जहां हमारे देश के व्यक्ति का खून पसीना बहा है, उसकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ जब बनेंगी तो हमारे देश के काम आएंगी। कम से कम अगर अपना ही हम उद्योग नहीं लगा पाते तो एफडीआई के माध्यम से या विदेशी कंपनियां यहाँ आकर के बनाएं, और बाद में जब अपने ही देश की कंपनियां अपना पैसा लगाकर अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ बनाएंगे तो और ज़्यादा बढ़िया होगा। आज बहुत सी चीज़ें हम यहाँ बनाने लग गए हैं। अपने देश के लोग व्यापार के अंदर बहुत ही जो संतुलन बना के रखने की पुरानी हमारी परंपरा है, जो फिस्कल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अंदर कितना किसी को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना उसमें से लाभ लेना चाहिए, कितना उसमें लोन लेना चाहिए, ये सारे परंपराएं जो इस देश की थी वो शायद दुनिया के देशों के नहीं हैं। दुनिया में कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है, आज यूएसए जैसे कंट्री में कोई आदमी कमाना बाद में शुरू करता है, पहले हिसाब किताब लेकर के सब लोन ले लेता है कि महीने भर में मेरी जो सैलरी है ये कैसे कैसे कितनी कितनी किस्तों में जा सकती है, उसके बाद बचे ना बचे सारा लोन ले लेता है। हमारे यहाँ परंपरा है बचत की परंपरा। मैं भी पिछले दिनों में कुछ व्यक्ति बैठे थे, बात कर रहा था कि हमारे देश में जो सोना है, हमारे घर में माता बहनों के पास, हमारे मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर इतना सोना है कि ये सोना दुनिया के किसी और देश में इतना नहीं है। तो ये हमारे देश की एक स्वाभाविक जो परंपरा है उसके नाते से हम ये करते हैं। देश को सोने की चिड़िया कहा गया। और हमारे देश का जो व्यापार है, नौसैनिक जो व्यापार करते थे दुनिया के अंदर, जो जहाज़ है, सबसे पहले समुद्री जहाज़ नौकाएं ये हमारे देश के लोगों ने बनाई, दुनिया के अंदर सब देशों में उन्होंने भेजी। और यहाँ से दुनिया के देशों में सब व्यापार करना, वहाँ से व्यापार की चीज़ें यहाँ लाना, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत का जो है सबसे बड़ा कौशल है और तकनीक है। तो इसको भी और आगे आधुनिक तरीके से हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर लोग लगे हैं। हमारे देश में शक्ति बहुत है। अब वो दिन चले गए जब इस देश पर व्यापार करने वाले लोगों ने देश पर राज कर लिया था। एक समय था जब 31 दिसंबर सन 1600, क्या हुआ था 31 दिसंबर सन 1600? आप लोगों को मालूम होगा, किसी को डेट के साथ पूछ रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एक्ट बना था, इंग्लैंड ने बनाया, और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट के कारण से विदेशियों को यहाँ भेजा कि जाओ वहाँ व्यापार करो, वहाँ अपनी कॉलोनियाँ बनाओ। उस समय शायद विचार देश पर राज करने का था कि नहीं था, हो सकता है केवल व्यापार रहा हो, लेकिन व्यापार के माध्यम से ये देश आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था। 1757 में, 1857 में लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उस समय उस लड़ाई के बाद 1857 के बाद लगा कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुगलों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे अंग्रेज़ी लोगों ने इस देश पर कॉलोनिज्म के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से कब्जा कर लिया। फिर अल्टीमेटली हमको उनके खिलाफ लड़ना पड़ा। तो ये व्यापार अपनी ताकत इतनी बड़ी रखता है कि कहीं भी किसी भी देश के ऊपर कैसे प्रभाव में लाया जा सकता है, और ये लड़ाई आज भी दुनिया के देशों में आपस में है। इसी को लड़ने के लिए हम आज आत्मनिर्भर बनने के लिए और स्वदेशी आंदोलन ये चला रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा संकल्प आर्थिक स्वतंत्रता जो है हमारा, वही देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने में एक सुनिश्चितता होगी। विदेशों से हम चीज़ें वो मंगवाएंगे जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है। अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में ज़रूर अपने को ध्यान रखना होगा। जैसे अभी पेट्रोलियम,
फ्यूल्स, ऑयल्स, कुछ चीज़ों की मशीनरी, ये चीज़ हम लाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो आज आ रही हैं उसके लिए देश के लोगों को आह्वान किया कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम का कैसे इसकी कम आयात कर सकते हैं, तो ई व्हीकल्स, इसको जितना हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि ई व्हीकल डिपेंड करता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर। जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हम आर्थिक निर्भरता भी हमारी आत्मनिर्भरता भी हो गई है, और हम आगे चल करके सरप्लस हो जाएंगे। तो ई व्हीकल्स, बैटरी का उपयोग करके हम सब व्हीकल्स को प्रदूषण भी खत्म करेंगे और ऑयल की निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। एक बहुत बड़ा कदम ले रहे हैं। इसी प्रकार सोलर पैनल्स ये हम अपने बनाने लग गए हैं। बैटरीज, खास करके एल्यूमिनियम की बैटरीज, ये हम अपनी बनाने लग गए हैं, ताकि इससे हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पाद और ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसका भी अपने देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत तरह के, अब जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी देश का सबसे बड़ा शेयर दुनिया में हो गया है तो भारत का हो गया। भारतवर्ष अपने टारगेट को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया हमने कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भी यहीं आके बनाने लगी हैं। एप्पल जैसी कंपनी, जिसको यूएसए ने कहा कि तुम भारत छोड़ दो, उन्होंने मना कर दिया कि हम भारत नहीं छोड़ेंगे, आपके यहाँ बनाना कि नहीं बनाना वो आप बताएंगे। इस प्रकार के विषय जब लोगों को लगते हैं, ऐसे ही प्लास्टिक और प्लास्टिक आर्टिकल्स, इसको भी इंपोर्ट कम करने के लिए जो अभी प्लास्टिक फ्री करने का आह्वान हमने चलाया है, खास करके पैकिंग मटेरियल में प्लास्टिक को कैसे समाप्त करें, उसमें से प्लास्टिक का इंपोर्ट भी कम होगा। फिर ऑयल्स, जो ऑयल्स हम बाहर से मंगाते हैं, बहुत तरह के, पाम ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है। ये भी एक आह्वान किया है मोदी जी ने कि हम अपने घरेलू उपयोग में, अपने नाम तो ये है कि मोटापा कम करने के लिए, बीमारी अपने आप में मोटापा भी कम होगा, और दूसरा लाभ ये है कि 10% के ऑयल कंजम्पशन हम कम कर देंगे तो कम से कम इतना इंपोर्ट हमको कम करना पड़ेगा। अपने प्रदेशों में हम ऑयल की कैसे कंजम्पशन कैसे उद्योग कैसे बढ़ सकता है, उसकी जो रॉ मटेरियल है उसका उत्पादन कैसे बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश ने इस समय किसानों को सोयाबीन बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा आह्वान किया है, और वहाँ खेतों में सोयाबीन ज़्यादा बढ़ने लग गया। आज हमको धान और गेहूं की बजाय ऑयल सीड्स और तिलहन दलहन ये ज़्यादा उपयोग करने के लिए नई तरह की सारी योजना हमारी बना रहे हैं, ताकि किसान उसमें आत्मनिर्भर भी बनेगा और अपना इंपोर्ट भी कम होगा, तो बहुत बड़ा लाभ होगा। सनफ्लावर थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता, फिर भी जैसे हरियाणा पंजाब में सनफ्लावर बढ़ाने के लिए भी हमारी जो सरकारें हैं वो इस पर काम कर रही हैं। जिन चीज़ों पर और हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, उसमें हमारे डेकोरेटिव आइटम्स, किचन वेयर्स, फर्नीचर, कपड़े, एक्सेसरीज यानी एपल्स एंड एक्सेसरीज, इन सब चीज़ों पर भी हमारे लोग ध्यान दे रहे हैं, ताकि इसको और बढ़ावा दिया जाए, तो उसका भी हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ये भी बहुत बड़ी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। इसके लिए जैसे बहुत कंपनियां स्वदेशी, खास करके हमारे जो पतंजलि जैसी जो कंपनियां हैं, वो बहुत सी चीज़ें ऐसी कॉस्मेटिक्स में बनाने लग गए हैं, और भी नई कंपनियां आ गई हैं जिसका हमको पूरा लाभ होगा। मित्रों, विषय बताने के लिए तो और बहुत हैं, फिर भी कोई विषय आपको ध्यान में आता हो, कोई आपका सुझाव हो, मैं एक बात ज़रूर अंत से पहले ही आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि ये विषय कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, राजनीतिक विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय विषय है, और इसमें सब जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष की हों पक्ष की हों, ये विषय सबको पता है। आज हमारे देश के ऊपर किस प्रकार से टैरिफ के सैंक्शन लगे हैं वो सबको पता है, इसका देश को नफ़ा नुकसान क्या है ये सबको पता है। तो सब लोग, चाहे पक्ष है विपक्ष है या इन चीज़ों से अलग हट करके जो जीवन जीते हैं, उन सब के लिए भी आह्वान है, और विशेष तौर पर पत्रकार बिरादरी, इन बंधुओं से भी आह्वान करूँगा कि ये विषय राष्ट्रीय विषय होने के नाते से सब अपना योगदान दें, जन जागरण के नाते भी, व्यक्तिगत जीवन में भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए देश प्रेम की भावना से हम आगे बढ़ें, ये मुझे आपसे आह्वान करना है।